नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। कल सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे तो वही सम्राट चौधरी को लेकर अटकलें चल रही है कि वो अगले सीएम होंगे। इसको लेकर उनके आवास के बाहर भी हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सम्राट चौधरी के आवास पर अब जेडीयू और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। घंटों घंटों की मीटिंग हो रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कल क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं, पटना में हलचल तेज हो गई है। सियासी सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है और जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो सब कुछ होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव हुआ, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सारी चीजें बदल जाएगी, लेकिन सब कुछ हो गया और एक महीने के भीतर भीतर बिहार की पूरी सियासी तस्वीर बदल गई। अब सम्राट चौधरी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बात की संभावना प्रबल हो चुकी है। आज पटना में जबरदस्त घटनाक्रम देखने को मिल रही है और पूरे सियासी घटनाक्रम के केंद्र में सिर्फ दो नाम है, नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का। एक और इस्तीफा देने से पहले भी नीतीश कुमार फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि वो पुल का निरीक्षण करने सारण पहुंच जाते हैं, उनके साथ कोई मंत्री नहीं होता है और जो बॉडी लैंग्वेज है नीतीश कुमार का, वो सीधे सीधे बिहार की जनता को अंतिम मोमेंट पर भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल फिट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा के सांसद बन गए हो, लेकिन बिहार में जो नई सरकार बनेगी नीतीश कुमार का पूरा फोकस सरकार पर रहेगा। अब दूसरी घटना, सम्राट चौधरी के आवास पर लगातार मीटिंग हो रही है। आप देखिए कि ये जो तमाम गाड़ियां हैं, कभी ललन सिंह पहुंच रहे हैं, कभी संजय झा पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, राज्यपाल के सचिव सम्राट चौधरी के घर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। तो इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो रही है और इसके केंद्र में सम्राट चौधरी हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि बिहार के अगले सीएम वही होंगे। लेकिन कल 14 अप्रैल है, भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी। हो सकता है दलित राजनीति को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी तमिलनाडु में वोटिंग बाकी है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग बाकी है और अगले साल पंजाब में चुनाव होगा जहां सबसे ज्यादा करीब 35% दलित आबादी है। तो इसे देखते हुए बीजेपी एक दलित सीएम दे सकती है, इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन रेस में सबसे आगे सम्राट है। महिलाओं के नाम भी चल रहे हैं, कई लोग दावा कर रहे हैं कि श्रेयसी सिंह को मौका मिल सकता है, लेकिन बीजेपी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लेती है। अभी सम्राट चौधरी इसलिए सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि नीतीश के सबसे भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। नीतीश को लगता है कि जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है उस व्यवस्था को आगे लेकर कोई व्यक्ति जाएगा जिसमें जेडीयू कंफर्टेबल रहेगी तो वो सम्राट चौधरी हैं, जिसके साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी, वो सम्राट है। और नीतीश कुमार जब जो चीज चाहें वो अगर किसी के जरिए वो फैसला करा सकते हैं तो वो भी सम्राट चौधरी हैं। यानी बिहार की राजनीति में अगर सम्राट सीएम के पद पर जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारी चीजों को उसी तरह से चला पाएंगे जैसे कि वो पिछले 20 साल से चलाते आ रहे हैं। लेकिन एक यहां पर बड़ा फैक्टर यह होगा कि सम्राट चौधरी अगर सीएम बनते हैं तो फिर उनको बीजेपी के मॉडल के तहत काम करना होगा और आगे चलकर नीतीश कुमार के साथ उनका क्या टकराव होता है या नहीं, इस बात को लेकर भी आशंका है। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी के लिए पूरे बिहार में हवन पूजन का दौर चल रहा है, हर तरफ से उनके नाम चल रहे हैं। आप तमाम बड़े नेताओं के अगर बयान को देखें, कई लोग इशारे में सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं, कई लोग खुलकर नाम ले रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि नाम तो तय है। मतलब सबको लग रहा है कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। इसलिए पूरी बीजेपी अब इस बात की तैयारी कर रही है कि कल 14 अप्रैल के दिन विधायक दल की जो मीटिंग होगी शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उस मीटिंग में क्या पर्ची से सम्राट का ही नाम निकलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। एनडीए की विधायक दल की बैठक है कल करीब 3 से 4 बजे के बीच में और 4 बजे तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके पहले नीतीश कुमार के कैबिनेट की एक आखिरी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, बिहार को कई बड़ी सौगात मिल सकती है और मीटिंग में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वहां इस्तीफा देंगे और उसके बाद
दिल्ली के तरफ वो आगे चलकर कूच करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जहां बीजेपी का सीएम होगा और बीजेपी फिर जो कहती है पार्टी की सपना रहा है पार्टी का सीएम बनाने का, वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद देखना होगा कि बिहार की जो नई सरकार बनती है उसमें मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या जो सीएम बनेगा उसके पास ही गृह मंत्रालय रहेगी? स्पीकर के पद के लिए बीजेपी अड़ी हुई है, हालांकि जेडीयू की तरफ से लगातार मांगे की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखना दिलचस्प यह भी होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनता है। क्या बीजेपी से भी कोई डिप्टी सीएम बनता है सीएम के अलावा, या फिर जेडीयू से डिप्टी सीएम बनता है? जेडीयू से एक बनेगा या दो बनेगा, अभी तक इस पर सस्पेंस है। कौन बनेगा, अभी तक इस पर सस्पेंस है। निशांत कुमार अब तक, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब तक ये खबर पटना से आ रही है कि निशांत अब भी रेडी नहीं है। नीतीश कुमार अब भी तैयार नहीं है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा पूरी ताकत से लग गए हैं इस काम में कि निशांत कुमार को रेडी करना है और बीजेपी के सीएम के बाद नंबर 2 पर उनका ही शपथ ग्रहण हो, ताकि जेडीयू के जो वोटर्स हैं, जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी का कैडर है, उनमें सीधा सीधा ये मैसेज जाए कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 निशांत हो गए हैं, तो वो नई सरकार में दिख भी रहा है। और बीजेपी के बाद दूसरा चेहरा जो होगा वो बीजेपी का नहीं होगा, वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का होगा। इन तमाम चीजों को लेकर पटना में जबरदस्त मंथन का दौर जारी है। नेताओं के एक दूसरे से मुलाकात हो रहे हैं और इसके केंद्र में सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और नीतीश कुमार तीनों नेता हैं। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो बिहार की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया सीएम बनेगा वो जनादेश के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जो बीजेपी और एनडीए जीता है ये पूरी तरीके से मशीन में गड़बड़ी करके जीता गया। अब विपक्ष की दिक्कत क्या है कि अब देखिए, अब चुनाव खत्म हुए, 4-5 महीने का वक्त आ गया है। तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, ये आरजेडी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब चुनाव खत्म हुए तो 100 दिन तक तो वो नजर नहीं आए। उसके बाद जब सड़क पर आए तो नीट छात्रा मामले को लेकर भी बयान दिया, सारण की घटना को लेकर बयान दिया, मुजफ्फरपुर खुद पहुंचे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का एक्टिवेट मोड में आना ये बिहार के विपक्षी पार्टी के लिए एक कहे तो रामबाण है। लेकिन तेजस्वी यादव जो बार बार ये ईवीएम की बातें करते हैं, क्या जनता इस पर यकीन कर पा रही है? और इन्हीं मुद्दों के को सहारा बनाकर तेजस्वी इतने बार चुनाव लड़े हैं, उनका गठबंधन इतने जगह पर चुनाव लड़ा है, लेकिन इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। जनता अब इन बातों से बहुत आगे निकल चुकी है। वो देखना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी के बाद दूसरे दल में कोई विकल्प सामने आएगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसका रोड मैप क्या है, बिहार को लेकर उसका नजरिया क्या है, वो क्या ब्लूप्रिंट लेकर आएगा जो बिहार की स्थिति पूरी तरीके से बदल देगा। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास मौका भी नहीं है। अभी 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे, 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बीच में कुछ राज्यसभा को लेकर सीटें चुनाव हो सकती है, कुछ उपचुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी के पास सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी का मौका है, तो वो बयानों के जरिए बिहार की राजनीति में अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ये उनके लिए अच्छी बात है, पार्टी के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट होगा, लोगों के बीच इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव बयानबाजी करते रह जाए और इधर बीजेपी का नया सीएम बने, वो कुछ बड़ा खेला कर दे, एक नया मॉडल बिहार में बना दे और लोग जैसे यूपी में योगी के पीछे दीवाने हो गए, असम में हिमंता के पीछे दीवाने हो गए, वही हाल बिहार में देखने को मिल जाएगा। और फिर जब 2029 और 30 का विधानसभा चुनाव होगा, 29 में लोकसभा और 30 में विधानसभा चुनाव, तब तेजस्वी वर्सेस बीजेपी का सीएम हो जाएगा। तो फिर इसमें तेजस्वी यादव को दिक्कत होगी। इसलिए तेजस्वी यादव को भी लगातार जमीनी मुद्दे उठाने चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए और उनको, लोगों को यह भरोसा देना चाहिए कि हम बीजेपी से बेहतर विकल्प आपको दे सकते हैं। अगर सिर्फ ईवीएम की बातें करेंगे, रिजल्ट की बातें करेंगे, तो फिर लोग आपको सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जैसे राहुल गांधी को नहीं ले रहे हैं। और बिहार में उनके पास एक बड़ा मौका है, वो लोगों को जाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी की, गद्दारी की, जो बातें विपक्षी दल लगातार कह रहा है, अगर इस बात को लेकर वो नीतीश कुमार के वोटर में भरोसा कायम कर पाए तो एक बड़े वोट बैंक को वो तोड़ सकते हैं। वो अगर आरजेडी के साथ जाएगा तो फिर आने वाला चुनाव दिलचस्प हो सकता है। तो ऐसे में बिहार का इस वक्त सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और सत्ता पक्ष की तरफ भी हलचल है, विपक्ष की तरफ भी हलचल है और पटना की सड़कें भी सजाई जा रही है, तमाम होटल्स में भी तैयारियां की गई है। अब देखना होगा कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी के सीएम का
के नाम का जो ऐलान होगा, क्या वो नाम सम्राट चौधरी का होगा या फिर अंतिम मोमेंट पर बीजेपी कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने लाएगी। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिहार की जनता काफी एक्टिव हो गई है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो जगह जगह में बिहार के कई जिलों में हवन पूजा हो रही है और सम्राट चौधरी को ही बिहार का अगला सीएम बनाने को लेकर मांग उठ रही है। देखिए, इसका कारण यह है कि बीजेपी सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ी है। ऐसा नहीं है कि सम्राट के नाम पर पूरा वोट पड़ा है, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको ये लगा, जो बीजेपी का समर्थक है, कि बीजेपी ने एक चेहरा तैयार किया है, वो है सम्राट चौधरी का चेहरा। जैसे सुशील मोदी के बाद बिहार में बीजेपी के चेहरे की अकाल पड़ गई थी, उसके बाद पार्टी ने एक लीडरशिप तैयार किया, उसकी अगुवाई सम्राट चौधरी को दी। मैं बार बार कहता हूं कि उनको दूसरी पार्टी से लाया गया, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद सरकार में डिप्टी सीएम बने, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी, और इस बार नई सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। और इतना कुछ होने के बाद फिर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता भी बनाया गया है बीजेपी का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक नेता के पीछे बीजेपी अगर इतना इन्वेस्ट कर रही है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जहन में कुछ होगा। और नितिन नवीन का बिहार से होना, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह भी सम्राट चौधरी के हक में एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। और जहां तक बीजेपी नेताओं की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, कई लोगों से मेरी भी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी सम्राट चौधरी ने भी अपनी फील्डिंग पूरी तरह से सेट कर ली है, किसी नेता से उनकी नाराजगी की बात सामने नहीं आ रही है। अगर सम्राट का नाम शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर रखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा विधायक दल की बैठक में जो उनके नाम का विरोध करेगा। हालांकि बीजेपी में ये तो होता ही नहीं है, जो केंद्र से नाम तय करके आते हैं ये सब तो बस एक औपचारिकता है कि विधायक बैठेंगे, उनकी राय ली जाएगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जो होना है दिल्ली से हो चुका है और कल फाइनल फैसला होगा, और इसलिए सम्राट चौधरी सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं और उनके नाम को लेकर, उनको लेकर हवन पूजन का दौर हो रहा है। जो उनके समर्थक हैं पोस्टर लहरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो है बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बस अब कहिए 15-20 घंटे का वक्त रह गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बिहार की सियासत में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। और कल का जो दिन होगा 14 अप्रैल का, वो एक ऐतिहासिक दिन बिहार की राजनीति के लिए साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जारी है, पटना में हलचल तेज हो गई है। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, अब ये सवाल हर किसी के जुबान पर है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।